यस वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मनीष नारायण और मैं लास्ट 20 ईयर्स से आकाश इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूं और भी वेरियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। पीटीजी में भी पढ़ाया है, पीडब्ल्यू में भी 1 साल पढ़ाया है, लेकिन मोस्टली 20 ईयर्स तक आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। दिल्ली में पढ़ाया है, लखनऊ में पढ़ाया है, भिलाई में पढ़ाया है। ठीक है। और इस दौरान नीट फिज़िक्स पढ़ाने के क्रम में मैंने कई शानदार रिजल्ट्स भी दिए हैं, कई टॉपर्स भी दिए हैं, जिनमें जैसे कि मैं कुछ नाम लूँ: शुभम अग्रवाल, देविशा अग्रवाल। तो ये सब जो काफ़ी टॉपर स्टूडेंट्स में इन लोगों का नाम है। ठीक है। और इन सब को मैंने इन लास्ट 20 ईयर्स में पढ़ाया है और इतने एक्सपीरियंस के साथ नीट फिज़िक्स के लिए इस वर्ष जो अभी 25 मई जो नीट होने वाला है मई में, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी हो चुका है, तो मैं ये लास्ट 3 मंथ्स में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, लास्ट 3 मंथ्स में करीब 100 आवर्स का आपके लिए 2 आवर्स पर टॉपिक, मैंने 25 टॉपिक्स करीब हैं 11 12 मिलाकर, तो 25 into 2 तो 50 आवर्स का कहने का मतलब। ठीक है। 25 टॉपिक्स है, 2 आवर्स पर लेक्चर, तो 50 आवर्स का एक क्रैश कोर्स मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है। ये MN फिज़िक्स के नाम से आपके पास पोर्टल पर आएगा। काफ़ी सिंसियरली और रेगुलर आप इसको फॉलो करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। हर लेक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा वर्कआउट क्वेश्चंस भी दूंगा। नीट में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एनालाइज करूंगा, डिस्कस करूंगा, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक से, उनका भी मैं डिस्कशन करूंगा। और आपके लिए सर्टेनली कुछ होम असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, जिससे कि आप उसको कर सकें और अपनी तैयारी अप टू डेट कर सकें। ठीक है। इन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी एप्लीकेबल है, चाहे वो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हों या मिड एवरेज स्टूडेंट्स हों या बिगिनर्स हों। ठीक है ना। या वो भी स्टूडेंट्स जो कि 25 में अपीयर होने के लिए प्लान तो कर रहे थे लेकिन उनकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाई, तो उनको भी के लिए भी एक अंतिम मौका है कि वह इस क्रैश कोर्स के माध्यम से फिज़िक्स पर, फिज़िक्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है खासकर नीट स्टूडेंट्स के लिए, चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत आती है नीट स्टूडेंट्स को तो फिज़िक्स में ही आती है। तो फिज़िक्स पे इस पर आप कमांड कर लें तो बाकी सारा चीज़ जो है सो खुद ब खुद बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है ना। और जैसा आप जानते हो, आजकल नीट क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे रैंक प्राप्त करने के लिए 600 अंक ज़रूरत है आउट ऑफ 720। अब पैटर्न भी फिर से डिस्कस हो चुका है, वापस पुराना पैटर्न फिर से आ गया है। 180 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स, 45 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, नो ऑप्शनल क्वेश्चंस। ठीक है। एंड लाइक 45 क्वेश्चंस इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो होप यू असाइन वी विल ज्वाइन द कोर्स विथ MN फिजिक्स। ठीक है ना। एंड मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आप इससे जो है सो काफ़ी लाभान्वित होंगे। ठीक है ना। बहुत ही बेनिफिट्स आपको मिलेगा। और अगर कुछ अभी तक आपको फिज़िक्स में जो कमी है वो सब सारे उसके पूरे होंगे। ठीक है ना।
तो सभी टॉपिक्स को हमने कहा है कि 2-2 घंटे में हमने डिवाइड किया है। हालांकि वो एक ही बार में 2 घंटे का टॉपिक नहीं आएगा। जैसे मैक्सिमम एक लेक्चर जो होगा वह मैक्सिमम गया तो आधे घंटे का होगा, ठीक है ना। और इसलिए 2 घंटे का टॉपिक यानी कि 4-5 लेक्चर में वह बाइफरकेट करके आपको मिलेगा, ठीक है ना। और सब में आपको कुछ न कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे और अच्छे वैलिड थ्योरी मिलेगी, सिनॉप्सिस भी मिलेगी कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट थ्योरी हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो मिलेंगे। प्लस के साथ साथ उसमें जो वर्कआउट कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, और प्लस की कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बतौर कुछ असाइनमेंट में भी दूंगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में उसका मैं आंसर डिस्प्ले करूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूं वेरी फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। वेरी फर्स्ट टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में कई टॉपिक हैं। मैं पहले ही बता दूं कि एक पहला इसमें थोड़ा सा यूनिट्स है, ठीक है। दूसरा जो है सो डायमेंशंस है, एंड डायमेंशनल इक्वेशंस है। तीसरी बात, एरर्स इन मेजरमेंट्स है। और चौथी बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हर साल यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लगभग एक क्वेश्चन ऑलवेज रहता ही है, ठीक है ना। तो अगर आप 4 नंबर कमांड में लाना चाहते हो तो यूनिट्स मेजरमेंट को भी अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि यूनिट्स क्या होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर जब हम करते हैं तो उसके लिए यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई लेंथ मेजर करना है तो कभी आप सुनते हो कि लेंथ, किसी रॉड का लेंथ 2 मीटर है, किसी स्केल का लेंथ या किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मीटर में रहता है, कभी मीटर सेंटीमीटर में भी रहता है। या अगर आप कभी ग्रोसरी मार्केट जाते हो, वेजिटेबल खरीदने जाते हो, तो पोटैटो यानी आलू 2 किलो, ठीक है, 1 किलो 2 किलो, तो इस तरह से जो है सो किलोग्राम एक मास के लिए एक यूनिट हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना कि यूनिट जो है सो एक सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड है, एक सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड है जिसके टर्म्स में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब जैसे ऐसा ही मेरे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट 1 मीटर है। तो अगर आपको 1 मीटर का आइडिया है कि हाँ भाई 1 मीटर इतना होता है, कि 1 मीटर इतना होता है, तो 10 मीटर इसका 10 टाइम्स होगा। नहीं तो 10 मीटर क्या होगा, इसका 10 टाइम्स होगा 10 मीटर। ये अगर मान लो कि 1 मीटर है तो ये जो हो गया ये 10 मीटर है। ये तरह की बात होती है। देख मेजर करने के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, और सभी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने अलग अलग यूनिट होगा।
लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम को मेजर करते हैं तो सेकेंड्स हैं। ऐसा थोड़ी कि टाइम को मीटर में मेजर कर देंगे, और फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही मेजर करते हैं, नहीं, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, ये सब जो हैं इन्हीं को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड है, मैं इसका शॉर्ट में डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। अ सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड in terms of which a physical quantity is measured. Certain minimum standard in terms of which a physical quantity is measured. ये शॉर्ट में यूनिट्स का डेफिनेशन है। ठीक है ना, आगे देखते हैं मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो तो नॉर्मली उसके मेजरमेंट में, जैसे मान लो एक लेंथ मेजर किया तो 10 मीटर है, मास मेजर किया तो 100 kg है, टाइम मेजर किया तो 60 सेकेंड्स है। तो इन सब मेजरमेंट्स में दो बातें सामने आ रही हैं, एक या तो यूनिट है और ये क्या है, उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। यहाँ ये यूनिट है, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। तो नॉर्मली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में दो बातें सामने आती हैं, एक उसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा, यूनिट होगा। इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इस प्रकार व्यक्त कर दें, यानी एक्सप्रेस करते हैं, P इक्वल टू हाउ मच, NU, जिसमें P स्टैंड करता है फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, N फॉर व्हाट, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एंड U फॉर व्हाट, द यूनिट। तो P इक्वल टू NU, ठीक है ना। जैसे L इक्वल टू 1 मीटर, या ये 100 सेंटीमीटर भी हो गए, तो ये हमको SI में है और ये हमको CGS में है। तो इसमें ये यूनिट है, ये फिजिकल, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, ये यूनिट, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ये यूनिट और ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। हाँ, ये दोनों मेजरमेंट सेम ही लेंथ को बता रहे हैं। जैसे मान लो ये 1 मीटर है तो ये 1 मीटर भी है, या ये 100 सेंटीमीटर भी है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि सिस्टम बदल गया ना, SI से CGS हो गया, तो यूनिट बदल गया तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ही बदल गया। हाँ, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर से छोटा होता है तो यूनिट छोटा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगा, और यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, कांस्टेंट है, यानी NU क्या हो गया, कांस्टेंट है। और NU अगर कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि N प्रोपोर्शनल कितना हो गया, तो 1/U हो गया, या U प्रोपोर्शनल 1/N हो गया। अगर यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड छोटा है, यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। फिलहाल हमने ये कहा कि जनरली फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में दो बातें हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट। लेकिन इस रूल के कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में केवल न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आता है और कोई यूनिट नहीं आता है। ऐसे भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, ओनली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। Only numerical magnitude and what? No unit mentioned। कोई यूनिट हम लोग मेंशन नहीं करता है। बहुत सारे हैं, जैसे हम ये कहते हैं स्ट्रेन,
जैसे एक स्ट्रेन है, फिजिकल क्वांटिटी जो कि इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ऊपर 1 मीटर नीचे 1 मीटर दोनों कट गया। जनरली सेम यूनिट के 2 रेशियो होंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएंगे। स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि ऑप्टिक्स में आता है, नहीं, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ऊपर भी कोई यूनिट नहीं है नीचे भी कोई यूनिट नहीं है। तो इन सब फिजिकल क्वांटिटी के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कितना लिखूँ अभी, बहुत सारे हैं, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक, बहुत सारे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कोई यूनिट नहीं होते हैं, उनके केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्रेस किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो E इज इक्वल टू 1, नहीं, कोई भी यूनिट नहीं। तो ये सब एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। एक तो पहले बात और भी देखें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उनको कहते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, यानी खुद में वो कैपेबल हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरे क्वांटिटीज़ पर वो डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सब क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। एंड और भी बहुत सारे ऐसा ही सिस्टम है, करीब 7 है। और एक होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं एकदम टू दी पॉइंट बात करूंगा, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, एकदम टू दी पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि ये जो 50 आवर्स का जो लेक्चर है वह बहुत ही कम समय में है, पूरा एंटायर क्रैश कोर्स। तो एकदम टू दी पॉइंट, केवल फैक्चुअल पॉइंट जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं केवल वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं। और जहाँ तक compete करने का सवाल है, मैं बता दूं, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक ही मंत्र है, ठीक है ना। और कुछ भी काम नहीं करेगा, केवल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस ये ध्यान रखो और एवरीथिंग विल बी ओके। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उनको कहते हैं जो कि किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। They depend upon other physical quantity. As for example, जैसे मान लो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो ये लेंथ और टाइम दोनों सब मिलके बना है। फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया, इसमें ही हुआ, एक्सेलरेशन में लेंथ और टाइम दोनों आता है, ठीक है ना। तो वर्क है, मैंने ये 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री छोड़कर जितने भी हैं ना, वह सभी क्या हैं, वह डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर बहुत लंबा लिस्ट है, कितना लिखा जाए। हमने कह दिया कि 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री छोड़कर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वह सारे के सारे क्या हैं, डेराइव्ड।
अब आगे हम लोग देखते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। व्हाट आर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स? तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में पहला एक सिस्टम जो है वह सीजीएस सिस्टम। तो इसमें लेंथ के लिए 1 सेंटीमीटर, मास के लिए 1 ग्राम, टाइम के लिए 1 सेकेंड। दूसरा MKS सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा जो है वह है MKS सिस्टम। लेंथ के लिए 1 मीटर, मास के लिए 1 किलोग्राम, टाइम के लिए 1 सेकेंड। तीसरा जो है एक हो गया है FPS सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है, फिजिक्स में ये इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हाँ डे टू डे लाइफ में लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। लेंथ के लिए इसमें 1 फुट, ठीक है, यानी 1 फुट। आज भी आप अपने हाइट को जनरली 5 फीट 6 इंच ऐसा याद रखते हो, हालांकि सेंटीमीटर में भी आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म में फिलअप करने के लिए कि सेंटीमीटर में हाइट कितनी है, लेकिन नॉर्मली लोग याद रखता है 5 फीट 6 इंच, ठीक है ना। ये सब कॉमन डे टू डे लाइफ में भी थोड़ा इस्तेमाल में है। लेंथ मास के लिए 1 पाउंड है और टाइम के लिए तो 1 सेकेंड ही है, ठीक है ना। ये FPS सिस्टम हो गया। लेकिन SI सिस्टम, तो SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं SI सिस्टम में। नंबर 1 लेंथ के लिए 1 मीटर, मास के लिए 1 kg, टाइम के लिए 1 सेकेंड। इसमें हीट से भी एक लिया गया, टेम्परेचर के लिए 1 केल्विन, याद रखना होगा 1 डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, 1 केल्विन। 5 इलेक्ट्रिक करंट के लिए, एक इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया। इसमें सारे फिजिक्स से फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिया गया है ताकि पूरा फिजिक्स रिप्रेजेंट हो सके। 1 एम्पियर। लेमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट से लिया गया, लेमिनस इंटेंसिटी, जिसके लिए 1 कैंडेला। और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए 1 मोल। और जो केमिस्ट्री में भी जो आप यूज करते हो 1 मोल, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो वही जो है सो 1 मोल। ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में होता है लेकिन फिजिक्स में भी इस्तेमाल में है, ठीक है ना। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये अभी हमने लिखा ना, ये 7 फंडामेंटल हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं SI में। लेकिन SI में इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री भी हैं। क्या है 2 सप्लीमेंट्री, वो देखते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लिया, देख लिया है पेज, इज इट ओके? अब देखें 2 सप्लीमेंट्री क्या है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें एक पहला है प्लेन एंगल। वही प्लेन एंगल जो नॉर्मली आप अपने प्लेन पेपर पर बनाते हो, जिसका आगे यूनिट है रेडियन, और 180 डिग्री जो होता है वह पाई रेडियन के बराबर होता है, और 1 रेडियन जो होगा वह 180 डिग्री बाई पाई, करीब करीब ये 57 डिग्री आता है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है, स्टेरेडियन बोलते हैं इसको। सिंबल है SR, ठीक है ना, सिंबल है SR। प्लेन एंगल जो है ना, ये जैसे यहाँ पर सर्कल में ये थीटा एंगल है, ये L भी जो है R के बराबर हो, R हो, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर इज इक्वल टू R बाई आर, इसी को 1 रेडियन बोलते हैं। तभी यहाँ पर जो है सो एक 1 रेडियन है, यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ऐसा ही सॉलिड एंगल जो होता है ना, कोई भी एक सरफेस भी किसी पॉइंट पर एंगल बना सकता है। जैसे मान लो कि ये ऐसे कोई सरफेस है, तो ये भी जो है सो इस पॉइंट पर एक एंगल बना सकता है। इसको चलो डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये जो है सो डी एस है, ये आर है। तो ये जो डी ओमेगा जो होगा ना, वो डी एस बाई आर स्क्वायर होता है। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस बाई आर स्क्वायर होता है। ये SR होगा। ये 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं कि ये डायमेंशनलेस होते हैं, लेकिन यूनिट हैं, ठीक है। दे हैव यूनिट बट नो डायमेंशंस। फिलहाल सॉलिड एंगल का जो यूज़ है आपका फिजिक्स में नीट लेवल पर बहुत कम जगह पर है। कुछ गॉसेस थ्योरम के डायरेक्शंस में है, पहले फोटोमेट्री लाइट में था, उस चैप्टर में भी थोड़ा आता था, इसलिए ज़्यादा कोई इस्तेमाल इसका नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैंने डिफाइन कर दिया है, एक स्मॉल एरिया DS इस पॉइंट पर एंगल बना रहा है डी ओमेगा, इसको सॉलिड एंगल कहेंगे। चारों तरफ से ऐसे बनाएंगे, ये एंगल बना रहा है डी ओमेगा, तो डी ओमेगा बाई आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट सॉलिड एंगल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर स्फेयर पूरा सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, तो उसको अगर निकालना हो तो इसी को पूरे स्फेयर के कारण से जो होगा वो इतना कर देंगे इंटीग्रेट डी एस बाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल ओमेगा हो जाएगा ये S बाई आर स्क्वायर। और टोटल सॉलिड एंगल अराउंड एनी पॉइंट इन स्पेस जो होता है ना, वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। टोटल सॉलिड एंगल अराउंड अ पॉइंट इन स्पेस 4 पाई स्टेरेडियन, एंड दैट्स वाई 4 पाई आर स्क्वायर ये जो है ना सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर होता है। ये माने सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर का जो कंसेप्ट आया ना, वो सॉलिड एंगल से आया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है ना। ये कोई भी स्फेयर से मान लिया, ये सेंटर है, यहाँ पर कोई ये डी एस है, ये आर है, यही जो है सो डी ओमेगा। दिस इज नॉट सर्किल, दिस इज स्फेयर। ऐसा ही सही एरिया से मिलकर पूरा बना होगा, तो S इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। तो टोटल सॉलिड एंगल अराउंड अ पॉइंट इन स्पेस इज व्हाट 4 पाई स्टेरेडियन। वैसे ही टोटल प्लेन एंगल अराउंड अ पॉइंट, टोटल प्लेन एंगल जो होता है अराउंड अ पॉइंट, ये जो यहाँ पर टोटल एंगल जो बनेगा ना, ये 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री होता है। अराउंड अ पॉइंट इज 2 पाई रेडियन।
तो ये यूनिट्स की बात है, ठीक है ना, इतने सारे यूनिट्स की बात है। जैसे चलो एक कुछ क्वेश्चंस कभी पूछ दिए जाते हैं आपसे कि यूनिट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लो कि कभी कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर, ये कोई वेलोसिटी है, इनटू मीटर पर सेकेंड। तो कोई वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर ऐसे दिया हुआ है, तो ऊपर में लिखेंगे 90 किलोमीटर है तो वो मीटर में हो गया कितना 1000, नीचे आवर है, आवर हो गया यानी कि 60 इंटू 60, ठीक है। तो ये आप पा रहे हो कि 90 इंटू वाट, अगर ये सबको कैंसिल करोगे ना 0 0 0 0, तो ये आ रहा है 5/18, तो ये आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। यूनिट कन्वर्सन से जैसे मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया कि डेंसिटी ऑफ वुड इन CGS सिस्टम, डेंसिटी ऑफ वुड इन CGS सिस्टम इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, SI में कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि भाई डेंसिटी दिया हुआ है 0.5 ग्राम अब 22 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे दिया हुआ है। तो 0.5 हो गया 1 ग्राम, यहाँ पर यानी कि 1 ग्राम है, यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 ग्राम मीन्स कि 10⁻³ किलोग्राम होता है ना भाई। 1 kg कितना होता है 10⁻³ ग्राम होता है, तो इसका उल्टा लिखेंगे तो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg। और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है या 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻² और इसका हो गया पावर 3, ये हो गया मीटर क्यूब हो गया रादर। तो ये आ जा रहा है पूरा कैंसिल करोगे 10⁻6, तो ये आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻+3, इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। चलो ऐसे ये क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन practical units is 1 calorie per gram per degree Celsius. Convert in SI, और इसका SI में वैल्यू निकालें, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन प्रैक्टिकल यूनिट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इन SI। तो कैसे होगा ये, लेट अस सी। तो स्पेसिफिक हीट C से लिखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इनफैक्ट Q इक्वल टू MC डेल्टा थीटा होता है, तो C इक्वल टू Q बाय हाउ मच M डेल्टा थीटा, यही हो गया। तो 1 कैलोरी का मतलब है कि 1 कैलोरी मीन्स 4.2 जूल, 1 ग्राम मीन्स 10⁻³ kilogram, and this is 1 degree Celsius. But so far in change in temperature is concerned, ये SI में और केल्विन में दोनों में सेम होता है। इंडिविजुअल टेम्परेचर अलग होगा, जैसे थीटा मान लो 1 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में इसकी वैल्यू जो होगी वह 273 जोड़ दें, यानी कि 274 केल्विन। बट इट इज़ नॉट थीटा हियर, इट इज़ व्हाट डेल्टा थीटा। और 100 डिवीजन्स डिग्री सेल्सियस स्केल में भी होते हैं और केल्विन स्केल में भी होते हैं, ठीक है। 273 से 373 और इधर भी,
0 करस्पॉन्डिंग 273 और 100 के करस्पॉन्डिंग 373, तो 100 एंड इसलिए डिफरेंस जो है सो 1 ही डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन होता है। इसलिए यहाँ पर हम 1 केल्विन ही लिखेंगे और ये आ रहा है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन, यानी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये आंसर आ रहा है। गॉट इट? यूनिट्स में इतना पढ़ने के बाद जो इतना आपको हमने बता दिया, ये यूनिट्स में इतना देखने के बाद अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सब कुछ रेगुलर यूनिट्स था, लेकिन कभी कभी कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि हमारे रेगुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एडजस्ट नहीं हो पाए, ना CGS में, ना FPS में, ना SI में, इस सब में नहीं आ पाए। तो लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। तो उन यूनिट्स को या उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को एक अलग लिस्ट में रखा गया है और इसको हम प्रैक्टिकल यूनिट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट्स। क्या क्या है प्रैक्टिकल यूनिट्स? तो चलो देखते हैं हम लोग। बहुत सारे हैं। जैसे लेंथ का ही देखा जाए तो 1 एंगस्ट्रम सब लोग इस्तेमाल करते हैं एंगस्ट्रम को, ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए वगैरह के लिए। तो 1 एंगस्ट्रम लेंथ का बहुत छोटा यूनिट है, 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज 1 एंगस्ट्रम। ये बहुत छोटा लेंथ का यूनिट है, लेकिन वैसे ही बड़ा यूनिट भी है लेंथ का, ठीक है। जैसे हाथ एक छोटा में ये भी है 1 फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर। तीसरा अगर हम लोग देखें तो एक बड़ा यूनिट है 1 AU, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, नहीं, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो 1 astronomical unit is average distance between sun and earth. This is the average distance between sun and earth. और ये होता है 1.4 into 10⁻11 मीटर। 1 AU इज इक्वल टू करीब 14 करोड़ किलोमीटर होता है। 1 AU इज इक्वल टू 14 करोड़ किलोमीटर। वैसे एक होता है 1 लाइट ईयर, दिस इज 9.65 into 10⁻15 मीटर। 1 light year is 9.65 10⁻15 मीटर। और एक होता है 1 पारसेक, ये होता है 3.08 into 10⁻16 मीटर, यानी 3.26 लाइट ईयर।
तो इन सब रिवाइज कर ले। 1 एंगस्ट्रम कितना है? 10⁻10। 1 Fermis, ठीक है। 1 Fermi is 10⁻15. And 1 A is equal to 1.4 into 10 power इतना 11 1.49 1 लाइट ईयर 1 पार्सेक इतना। वैसे ही एक मास का अगर हम लोग देखें तो मास के जो यूनिट होते हैं, जैसे एक होता है 1 AMU, जो केमिस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1.67 10⁻27 kg। वन क्विंटल, क्विंटल का नाम सुना होगा जनरली। ये सब बड़े बड़े बाज़ार में इस्तेमाल में आता है। 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल इज़ हाउ मच? 100 kg। 1 टन, दिस इज 1000 kg। मास का सबसे बड़ा यूनिट है 1 CSL, जिसको 1 चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। 1 चंद्रशेखर लिमिट, दिस इज 1.4 times द मास ऑफ सन। वन 1.4 times द मास ऑफ सन। सन का ही मास करीब करीब 10⁻30 kg के आसपास होता है। सो दिस इज 1 CSL। वैसे ही आगे बढ़ें तो टाइम के लिए भी 1 आवर एक प्रैक्टिकली यूनिट है। 3600 सेकेंड नहीं, 1 शेक काफ़ी छोटा सा टाइम का यूनिट है। 10⁻8 seconds। 1 कैलोरी, ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। 4.2 जूल्स। 1 kWh, किलोवाट आवर, ये 3.6 into 10⁻6 जूल एनर्जी का यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 into 10⁻19 जूल। ठीक है ना। बहुत सारे हैं, जैसे कि 1 बार भी है। 1 बार मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या 0.76 मीटर ऑफ Hg। और ये प्रेशर अगर HrOg से निकाला जाए तो 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻3 जो 0.76 13.6 10⁻3 इंटू 9.8, तो 1 पॉइंट ये जो होता है 1 पॉइंट I didn't understand that. 01 इंटू 10⁻5
5 पास्कल। तो यहाँ पर ये 1 बार हो गया। एक हम और देख रहे हैं कि एक 1 टॉर होता है। 1 टॉर्च होता है केवल 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है ना। यानी एक 1 बार अगर पूछे टॉर में कितना होता है तो 760 टॉर होता है। और एक होता है 1 बार्न। तो 1 बार्न जो होता है ना काफ़ी छोटा एरिया के लिए होता है, ये न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। तो सो फार यूनिट्स इज कंसर्न, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये पार्ट मैं आज डिस्कस कर रहा था और ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से आप इसको रिवाइज करो, ठीक है ना, और इन क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए उसको फॉलो करो और इसके आधार पर नीट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं अगले सेशन में कुछ क्वेश्चंस भी और दूंगा, ठीक है। ओके, द क्लास इज ओवर।